So we will start with thermodynamics. Thermo मतलब heat, dynamics मतलब work. So this is the relation between heat and work. तो इसमें हमको कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे. तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना. सिस्टम, इसको हम जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है, केमिस्ट्री में भी तुमने पढ़ रखा है, तो इसको हम फटाफट से खत्म करते हैं. सिस्टम इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन. पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, जिस पार्ट को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो उस पार्ट को हम बोलते हैं सिस्टम. जैसे तुम अपने एक टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सो दैट टेस्ट ट्यूब इज सिस्टम फॉर यू, राइट. और सराउंडिंग part of universe other than system. Part of universe other than system, जो सिस्टम को छोड़ के बाकी पार्ट बचता है उसको सराउंडिंग बोलते हैं. ठीक है. टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, पहला है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम उसको बोलते हैं अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज, अ सिस्टम both energy and matter with surroundings. एक ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज कर सके. फॉर एग्जांपल जैसे पानी है और उस गर्म पानी को हमने रखा हुआ है एक ओपन कप में या ओपन ग्लास में, तो क्या होगा कि वो ठंडा भी होगा, यानी वो एनर्जी भी लूज कर रहा है सराउंडिंग्स को, और वो कम भी होता जाएगा क्योंकि वेपराइज होके उसका जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर जा रहे हैं. तो वो मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है सराउंडिंग के साथ और एनर्जी भी एक्सचेंज कर रहा है. इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम. दूसरा होता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता है. जैसे अगर उसी पानी के गिलास को हम ढक दें तो पानी ठंडा तो जरूर होगा पड़ा पड़ा, लेकिन कम नहीं होगा क्योंकि अब उसके वेपर्स बाहर नहीं निकल पाते. सो क्लोज सिस्टम इज system that can exchange energy but not matter.
with surroundings. That is called open system. Oh, sorry, closed system. And third one is isolated system. Isolated system आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ ना ही तो मैटर एक्सचेंज कर सकता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। अगर हम इस गर्म पानी को थर्मस फ्लास्क के अंदर रख दें, और ऐसा थर्मस फ्लास्क जो कभी भी चीजों को ठंडा नहीं होने देता। मार्केट में जितने थर्मस फ्लास्क अवेलेबल हैं, वो उसमें से जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो एक दिन पानी गर्म रख सकते हैं, जो बेकार क्वालिटी के हैं वो 2-3 घंटा पानी गर्म रख सकते हैं, जो बहुत अच्छी के हैं वो हफ्ता गर्म रख सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा थर्मस फ्लास्क मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो हमेशा के लिए पानी को गर्म रख सकता हो, यानी उसका सेम टेम्परेचर रख सकता हो। बिकॉज ये जो थर्मस फ्लास्क हैं, इनकी वॉल्स बनी होती हैं एक एडियाबैटिक मटेरियल से। एडियाबैटिक मटेरियल वो होता है जो हीट एक्सचेंज नहीं होने देता, अपने थ्रू हीट जो है वो पास नहीं होने देता। लेकिन दुनिया का कोई भी मटेरियल परफेक्टली एडियाबैटिक नहीं है, इसलिए कोई भी चीज हीट को रोक नहीं सकती। लेकिन हम इमेजिन कर लें कि एक ऐसा थर्मस फ्लास्क है जिसकी वॉल्स परफेक्टली एडियाबैटिक है, तो उसके अंदर पानी हमेशा उतना ही टेम्परेचर का रहेगा जितने टेम्परेचर का हमने उसमें पानी डाला था। तो ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ए वाला ऐसा वाला सिस्टम ना ही तो सराउंडिंग से मैटर एक्सचेंज कर सकता है, ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। System that can neither exchange matter nor energy with surroundings. तो सराउंडिंग के साथ जो ना ही तो मैटर एक्सचेंज कर पाए, ना ही एनर्जी एक्सचेंज कर पाए। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरेटिकल सी चीजें हैं, तुमने पढ़ी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, मेन चीज पे आते हैं। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस लिखना था तुमको, लो 2 मिनट रुक जाओ तुम। thermodynamical processes थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस क्या होता है? ये जितने भी प्रोसेस तुम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो विच आर रिलेटिंग हीट टू वर्क, दे आर थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। सबसे पहला उसके अंदर 4 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस हैं, बट हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आइसोथर्मल, दूसरा है एडियाबैटिक, तीसरा आइसोबारिक, चौथा आइसोकोरिक। बट हम एक एक करके पढ़ेंगे, बाकी नाम भूल जाओ। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड आइसोथर्मल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है।
आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चों जिसमें पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अ प्रोसेस इन विच temperature remains constant a process in which the temperature remains constant throughout the process, मतलब पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर चेंज ना हो, ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है फेज चेंज का। मैंने तुम्हें समझाया है कि जब भी सॉलिड से लिक्विड बन रही है कोई चीज, लिक्विड से वेपराइज हो रही है, तो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता। तो इसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि फेज चेंज के दौरान जितनी भी हीट लेता है सिस्टम वो सारी फेज चेंज में यूज होती है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता है उससे। मेल्टिंग ऑफ आइस, और हम सीधा लिख देते हैं एनी फेज चेंज प्रोसेस। तो इसमें इसकी पहचान है कि डेल्टा टी इक्वल टू क्या रहता है, इसमें 0 रहता है। डेल्टा टी क्या रहता है, 0 रहता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है हर एक प्रोसेस की जो उसके डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट करती है। याद रखना, हम किसी भी प्रोसेस के 3 स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं, P, V और T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दीज 3 आर कॉल्ड स्टेट वेरिएबल्स बिकॉज इन तीनों की वैल्यू से सिस्टम का स्टेट पता चलता है कि वो कैसा है, कि उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है इन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन। और केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, एंड दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड दैट इज बॉयल्स लॉ। और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो बॉयल्स लॉ है। इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो है बॉयल्स लॉ, यानी कि पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और P1 V1 इक्वल टू P2 V। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और ग्राफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी। ठीक, सब केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे तुम ये। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वर्क डन बाय एन आइडियल गैस in
work done by an ideal gas in isothermal reversible expansion. वर्क डन बाय अ गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये क्या बना है? अब जरा ध्यान से एक बात सुनो बच्चों, जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा वो रिवर्सिबल तो होगा ही। अब रिवर्सिबल तो अपने को पता नहीं क्या होगा, तो जो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा वो बहुत स्लो होगा। सोचो सोचो, हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने एक पिस्टन लगा दिया। हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने पिस्टन लगा दिया और इस सिलेंडर के अंदर है एक आइडियल गैस। सिलेंडर के अंदर है एक आइडियल गैस और उसके ऊपर लगा है पिस्टन जो कि ऊपर नीचे मूव करा जा सकता है। सोचो, अगर हम इस पिस्टन को बहुत तेजी से दबाएं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कंप्रेशन से गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो बहुत ही आम सा ये एक ऑब्जर्वेशन है। साइकिल में हवा भरते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हो, किसी भी चीज में हवा भरते हो पंप से, तो वो पंप को जब तुम थोड़ी देर यूज करते हो तो वो पंप गर्म हो जाता है। जब भी हम कंप्रेस करते हैं गैस को तो हमें वर्क करना पड़ता है, हमारा जो वर्क है वो उसमें हीट की फॉर्म में चला जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब तुम गैस को कंप्रेस करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और अगर एक्सपेंड करोगे तो गैस जब फैलती है तो ठंडी होती है, गैस जब फैलती है तो ठंडी होती है। अब सोचो, तुमने अगर इसको अचानक से कंप्रेस कर दिया तो इसका तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर तुमने इसको अचानक से कंप्रेस कर दिया तो तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अगर कोई प्रोसेस सडन होगा तो वो आइसोथर्मल नहीं हो सकता फिर, क्योंकि सडन जो प्रोसेस होगा उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब जैसे ये हाथ है, मैं अगर ठंड ज्यादा है और मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा गर्मी मिले तो मैं और तेज तेज इसको करूंगा ना, और अगर मैं धीरे धीरे करता हूं, देखो ऐसे धीरे धीरे रब करता हूं तो मेरे हाथों का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन तेज तेज करता हूं तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए प्रोसेस शुड बी स्लो, फास्ट प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं हो सकता। तो आइसोथर्मल जो है दैट हैज टू बी अ स्लो प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस होता है एडियाबैटिक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं तुमको उसका इंट्रो देता हूं। एडियाबैटिक प्रोसेस वो है जिसमें सिस्टम सराउंडिंग के साथ कोई हीट नहीं एक्सचेंज कर रहा, ना सिस्टम से हीट बाहर जाती है ना सराउंडिंग से हीट अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट होता है क्योंकि जब तुम एकदम से करते हो तो हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलता। तो ये दोनों बातें जरा तुमको ध्यान में रखनी है कि जो वरना तुम थर्मोडायनेमिक्स में गलती कर जाओगे। जो एडियाबैटिक है जो एडियाबैटिक है जो एडियाबैटिक है वो हमेशा फास्ट होगा और जो आइसोथर्मल है वो स्लो होगा। क्वेश्चन में बहुत बार
मेंशन नहीं होता कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है कि एडियाबैटिक है। क्वेश्चन में मेंशन होता है ऐसे वर्ड्स कि वो बहुत स्लो हुआ है या वो सडनली हुआ है, तो वहां से अपने को पकड़ना पड़ता है कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है। तो याद रखना, एडियाबैटिक फास्ट और आइसोथर्मल स्लो। ठीक। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रिवर्सिबल। तो बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो किसी भी स्टेप में रिवर्स किया जा सके। यानी कि अभी एक हमने उसमें कोई स्टेप किया जिसकी वजह से उसका पीवीटी बदल गया, और अगर हम उस स्टेप को वापस ले जा पाए कि उसका पीवीटी पहले जैसा ही हो जाए, तो उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। यानी सिस्टम अपने एग्जैक्ट सेम स्टेट में आ जाए जैसा वो उस स्टेप से पहले था, एग्जैक्ट उसी स्टेट में आ जाए। उसका एक एक वेरिएबल, एक एक मॉलिक्यूल, उसकी एनर्जी, एक एक मॉलिक्यूल की पोजीशन, एक एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम सब पहले जैसा हो जाए। और किसी भी स्टेप में अगर हम रिवर्स करा सके तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब किसी भी प्रोसेस के रिवर्सिबल होने के लिए भी जरूरी है कि वो स्लो हो, बिकॉज अगर तुमने इस गैस को सडनली कंप्रेस किया, ये मॉलिक्यूल इधर उधर हो गए, अब ऑब्वियसली जितना तुमने कंप्रेस किया तुम वापस उतना खींच लोगे पिस्टन को, सो यू आर नॉट श्योर ना कि सिस्टम अपने वापस ठीक उसी स्टेट में आया कि नहीं आया, है ना। सो हमने एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस चूज किया। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है और इसमें पिस्टन लगा है, और इसके अंदर है आइडियल गैस। ठीक, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन लगा है, पिस्टन के अंदर एक आइडियल गैस है। अब हमने क्या किया, हमने इस आइडियल गैस के यहाँ पे पिस्टन के ऊपर, सॉरी, ये हमने रख दी सैंड। पिस्टन के ऊपर हमने रख दी सैंड। क्या कर रहे हैं हमें पता चलेगा। पिस्टन के ऊपर हमने रख दी सैंड। अब इस सैंड के वजन की वजह से ये पिस्टन दब गया, ठीक है। सैंड का अपना कुछ वेट होगा, तो उस वेट की वजह से ये पिस्टन दब गया और गैस का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम हो गया। अब एक ग्रेनुअल उठाओ, सैंड का एक ग्रेनुअल उठाओ, एक दाना उठाओ सैंड का। तो जब तुम एक दाना उठाओगे सैंड का तो पिस्टन पे से वेट कम होगा। जब तुम एक ग्रेनुअल उठाओगे सैंड का तो पिस्टन से वेट कम होगा, जो कि नेग्लिजिबली कम होगा। एक ग्रेनुअल उठाने से कितना वेट होगा, एक ग्रेनुअल माइक्रोग्राम्स में होगा, तो नेग्लिजिबल हुआ बट वेट तो कम हुआ। अब अगर वेट कम होगा तो ये पिस्टन ऊपर भी आएगा, और ये स्लो, इतना ज्यादा स्लो है और इतना कम ऊपर आएगा कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा। हो सकता है हमें माइक्रोस्कोप से भी ना दिखे, लेकिन ये बात तो ऑब्वियस है ना कि अगर एक ग्रेन हमने हटाया, बाकी फोर्सेस भूल जाओ कि ये फ्रिक्शन लेस है, पिस्टन मान लो, एक ग्रेन हमने हटाया तो पिस्टन से कुछ वेट कम हुआ तो पिस्टन ऊपर पक्का आए, ठीक है। अब सिस्टम में कुछ चेंज हुआ, लेकिन वो चेंज बहुत छोटा है, मतलब इतना छोटा है कि उसको किसी मशीन से भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, बट चेंज हुआ है। अब तुम उस पिस्टन पे वो सैंड का एक ग्रेन वापस रख दो,
तो फिर से वेट बढ़ेगा। तो ये प्रोसेस इतना स्लो है और इतने छोटे लेवल पे हुआ है कि हम मान सकते हैं कि वो एक ग्रेन वापस रखने पे सिस्टम का पूरा स्टेट फिर से वैसा ही हो गया जैसा पहले। सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। ऐसे स्लो प्रोसेस को रिवर्सिबल माना जा सकता है। इनफाइनाइटेसिमली स्लो बोलते हैं इसको, बहुत स्लो। हम अगर एक एक ग्रेन उठाएं, एक एक ग्रेन, और कोई भी ग्रेन जो तुमने उठाया तुम वापस रख दो अगर, तो उस ग्रेन को उठाने से पहले उस सिस्टम का जो स्टेट था, उस ग्रेन को रखने के बाद, दोबारा से रखने के बाद फिर से वही स्टेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये हमारा जो है प्रोसेस, ये रिवर्सिबल है, क्योंकि इसको किसी भी स्टेप में रिवर्स किया जा सकता है। तो रिवर्स, अब इस डिस्कशन से हमको एक बात समझ में आई कि जो प्रोसेस स्लो होगा वही रिवर्सिबल होगा। और पिछले डिस्कशन से अपने को एक बात समझ में आई थी कि जो स्लो होगा वो आइसोथर्मल होगा। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है, आइसोथर्मल, स्लो और रिवर्सिबल। तो जो आइसोथर्मल है वो स्लो होगा और वो रिवर्सिबल भी होगा, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है, ये तीनों वर्ड एक साथ ही आते हैं, इसलिए हमने लिखा है वर्क डन बाय एन आइडियल गैस इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, कि जो आइसोथर्मल होगा वो रिवर्सिबल तो होगा ही। तो ये वाला एक डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो लिखा है वो नोट कर लो। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, डेरिवेशन क्या है, एक आइडियल गैस है, वो आइडियल गैस आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर एक्सपेंड हो रही है, तो वो कितना वर्क करेगी। एक पिस्टन है, उसमें सिलेंडर लगी है, उल्टा बोल गया मैं, एक सिलेंडर है, यही वाला ले लो ना, डायग्राम तो अपने को बनाना ही है, सैंड हटा देते हैं इसमें से। तो क्या है, हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में एक आइडियल गैस है, and that cylinder is fitted with a frictionless piston. Cylinder is fitted with a frictionless piston. तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे से पिस्टन को धक्का मारेंगे, दीवारों को भी मारेंगे लेकिन दीवारें तो हिल नहीं सकती। तो गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे से प्रेशर लगाएंगे पिस्टन को, जिससे पिस्टन ऊपर जाएगा। और मान लो ये प्रोसेस हो रहा है बहुत स्लो, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो ये आइसोथर्मल हो गया। तो इस प्रोसेस में गैस का वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, तो बताओ गैस को कितना वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला जो रिजल्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, और जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो तो हम लिखेंगे कि कंसिडर an ideal gas
in a cylinder fitted with a frictionless piston. Consider an ideal gas in a cylinder fitted with a frictionless piston. एक आइडियल गैस है इस सिलेंडर में and this cylinder is fitted with a frictionless piston. Now let the molecules of the gas apply pressure P on the cylinder. यहां से प्रेशर लगाया P, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे. So now let the molecules of gas apply pressure P on the piston. Then अब मान लेते हैं, देखो ये जो प्रेशर लग रहा है P, ध्यान से सुनना, बेसिक साइंस, ये जो प्रेशर लग रहा है P, ये प्रेशर की वजह से एक फोर्स लगेगी, है ना. फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया. एरिया होगा ये जो सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल है ना, ये तो हमने जस्ट ऐसे बनाया तो 3D में है ना सिलेंड्रिकल, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा. तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये इस पे फोर्स लगा रहे हैं P इनटू A, प्रेशर इनटू एरिया. और हम अगर वर्क डन निकालना चाहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस. बट दिस फोर्स इज P इनटू A, सो दिस P इज नॉट कांस्टेंट ना. अरे भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर थोड़ी ना कांस्टेंट है. ये हमने कब बोला कि प्रेशर भी कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट नहीं है. तो ये जो फोर्स लग रही है ये वेरिएबल फोर्स है, ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है. तो हम इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. पहले हमको छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना पड़ेगा और फिर टोटल के लिए निकालेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving this piston by dx. कितना मूव कर दिया, ये यहां से धक्का मार के मान लो dx मूव कर दिया. तो उस dx मूव करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना लगा गैस का? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन गैस का लगा dw, which is f dx, और f है p into a, where a is the area of cross section of cylinder.
where A is the area of cross section of the cylinder. अब देखो A into dx जो है ये वाला पार्ट A into dx is what? ये वाले पार्ट की वॉल्यूम है ना, एरिया इंटू इतने पार्ट का एरिया इंटू हाइट। तो हम लिख सकते हैं dw इक्वल टू A इंटू dx की जगह हम लिख सकते हैं dv, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक, अच्छा, सो दिस इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वॉल्यूम थ्रू स्मॉल अमाउंट dv। हल्का सा वॉल्यूम dv इंक्रीज करने के लिए अपना गैस को इतना वर्क करना पड़ा होगा P इंटू dv। और हमको पता है कि वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हुई है, हमको क्या पता है कि वॉल्यूम V1 से V2 इंक्रीज हुई है। तो जो टोटल वर्क डन है वो इसको इंटीग्रेट करके निकलेगा, ध्यान से सुनना क्या होगा, टोटल वर्क डन इसको इंटीग्रेट करके निकलेगा। बट इंटीग्रेट करने की दो कंडीशन है। पहली बात तो ये है कि जो dv यहां लिखा है dv, सो वेरिएबल इज v, सो इसके साथ वाली चीज या तो कांस्टेंट हो तो वो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाए, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो v का फंक्शन हो ताकि इंटीग्रेट हो जाए। वेरिएबल v है तो dv के साथ जो है p वो या तो कांस्टेंट होना चाहिए, इंटीग्रेशन के साइन के जब हम बाहर ले जाएंगे उसको, या फिर वो v का फंक्शन होना चाहिए। अब ये p ना ही तो कांस्टेंट है, प्रेशर थोड़ी कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर कांस्टेंट, तो ये p ना ही तो कांस्टेंट है और ना ही ये v का फंक्शन है, तो इसको एज इट इज इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। इसको ले लो इक्वेशन 1। ये छोटी छोटी बातें हैं, वरना तुम इक्वेशन बच्चे रटते ही रहते हैं स्टेप्स कि भाई इसके बाद अच्छा p की जगह ये डालना था, उसको इसकी जगह डालना था, फिर वो रट लिए स्टेप तो भूल गए एग्जाम में जाके। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो भी स्टेप डेरिवेशन में किया गया उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसे रैंडमली नहीं किया जाता कुछ भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने को पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो हम यहां से P की वैल्यू निकालेंगे और यहां डालेंगे। इसकी वैल्यू निकाल के P की जगह लिखो nRT बाय V इंटू dV। P की जगह लिखो nRT बाय V इंटू dV, है ना। अब क्या इस सब्स्टिट्यूशन से हमारा फायदा हुआ? ऐसे नहीं कि सब्स्टिट्यूशन हो गई चलो आगे बढ़ो, नहीं, हमारी ये रिक्वायरमेंट थी कि जो dV के साथ वाली टर्म है वो या तो कांस्टेंट होनी चाहिए या वो फंक्शन होनी चाहिए v का। अब इसमें n आ रहा है, r आ रहा है, t आ रहा है और v आ रहा है। n कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स, r कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो n r और t को इंटीग्रेशन के साइन के बाहर लेकर जाया जा सकता है और 1/v बचेगा विच इज द फंक्शन ऑफ v, और उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम बन जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल वर्क डन बाय गैस when volume increases from V1 to V2।
total work done by gas when volume increases from V1 to V2 is W equal to integral V1 से V2 W equal to integral V1 से V2 nRT by V into dV nRT by V into dV। तो इसमें से nRT by V nRT बाहर ले जाओ सॉरी यहां बचेगा 1/v 1/v का इंटीग्रल होता है नेचुरल लॉग v ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूं दोबारा नहीं बताऊंगा रिकॉर्डिंग्स तुम्हारे पास है जाके देख सकते ln v नेचुरल लॉग v v1 से v2 लॉग में ये सब बता चुका हूं नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है तुम चाहो तो लास्ट का 0 हटा भी सकते हो क्योंकि बहुत छोटा nRT लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेशन में क्या करते हैं अपर लिमिट पुट करते हैं लोअर लिमिट पुट करते हैं और लॉग a बाय b लॉग का फॉर्मूला था ना लॉग a माइनस लॉग b लॉग का फॉर्मूला था log a माइनस log b is log a by b log a minus log b is log a by b so log v2 minus log v1 log v2 by v1 तो एक गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस जिसका वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ है वो इतना वर्क करेगी एक्सपेंशन में गैस करेगी क्योंकि एक्सपेंड होने में उसे अपना वर्क करना पड़ेगा धक्का मारने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नोट कर लो इसे
ठीक है। तो आगे देखो, क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल है, अभी बताया तुमको। तो सिंस अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। बॉयल्स लॉ कहता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो यहां से अपने को क्या पता चला? यहां से अपने को पता चला कि V2 बाय V1 की वैल्यू आएगी P1 बाय P2, है ना। V2 बाय V1 इज P1 बाय P2, यस। तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग रख दें तो एक और फॉर्मूला है यहाँ पे वर्क डन का, वो भी अपने को याद रखना, और वो है प्रेशर की टर्म्स। तो W हो जाएगा 2.303 nRT log P1 by P2। ये भी लिख लो। ठीक है, तो पूरा रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम। यहां से कंटिन्यू करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में भी, यही वर्क डन का एक डेरिवेशन है ऐसा ही, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में।